और उस योद्धा ने उसी विद्या को लेकर के उसी को मार दिया, उसकी विद्या से उसको ही मार दिया। ये सब पाप कर्म का उदय था। ऐसे ही जो वास्तु दोष होते हैं पाप कर्म के उदय पर ही प्रकट होते हैं, पुण्य के उदय में कुछ नहीं होता। यहाँ प्रश्न नंबर 63 जिस घर के सामने जिनेंद्र भगवान की पीठ और बाईं भुजा पड़ती हो वह घर अनिष्टकारी है। न भगवान की पीठ आए न ही भगवान का उल्टा हाथ आए। उल्टा हाथ भी नहीं आना चाहिए और पीठ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए घर थोड़ा जिनालय से दूर ही बनाना चाहिए। उल्टा हाथ अगर आ जाता है फिर भी झेल लेगा व्यक्ति, लेकिन पीठ आ गई तो नहीं हो पाएगा। दूसरे और तीसरे पैर में मंदिर की ध्वजा की छाया जिस मकान पर पड़ती हो वह घर महा अशुभ फलदायक है। मंदिर के ध्वजा की छाया दूसरे और पहला पैर कौन सा होता है? सूर्योदय से 3 घंटे तक पहला पहर, ठीक। फिर ऐसे ही सूर्योदय के 3 घंटे बाद दूसरा, फिर 3 घंटे बाद। तो एक मोटा मोटी अंदाज लगाएं तो सुबह 9 से दोपहर में 3 बजे तक न किसी के घर की छाया पड़ना चाहिए, न किसी पेड़ की, न मंदिर की ध्वजा शिखर आदि की। पेज नंबर 64 संगमरमर के खंभे, पीढ़े यानी सीढ़ियाँ, छत पर के तख्ते और द्वार शाखा सामान्य गृहस्थ के घर में लगाना अशुभ है। जो मार्बल के खंभे होते हैं मंदिर में लगवाते हैं ना अपन, ऐसे मार्बल के खंभे मंदिर में लगने, घर पे नहीं लगना चाहिए। जैसे कुंडलपुर गए आप लोग तो वहाँ पर जो सीढ़ी बनी है वो एक ही पत्थर की बनी हुई है ना। मंदिरों के लिए तो बहुत शुभ है, वैसा अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहो तो निषेध है। आपको अपने घर में ऐसे इंटीरियर में पत्थर का काम नहीं कराना चाहिए। संगमरमर से यहाँ पर चाहे ग्रेनाइट हो चाहे कुछ भी हो, अंदर जो ठोस काम है, खंबे हैं अथवा यहाँ पर ये मोरी बनी हुई है, छत पर ऊपर डिजाइन बनी हुई है, ये सब नहीं चलेगा। जिस घर के पीछे की दीवार में सुई के मुख बराबर भी छिद्र होगा वह ग्रह सुख शांति नहीं दे सकता है। यानी घर के पीछे मतलब पश्चिम में, घर का पीछे यानी पश्चिम में नहीं होना चाहिए। नगर या ग्रामों के ईशान आदि चारों कोनों में घर नहीं बनाना चाहिए। जो नगर है ये सिवनी है, इसका सेंटर माना कि अपना मंदिर है, यहाँ से आप डिसाइड करो ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, इन कोनों पर चारों भी दिशाओं में कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। यदि घर देव मंदिर के समीप हो तो दुख देता है, चौक में ग्रह हो तो हानि होती है। मतलब आपके घर से चारों तरफ रास्ता जा रहा है, बिल्कुल आपका घर चौराहे पर हो, आपके घर से ही चारों रास्ते खुलते हों। चौराहा अलग होता है, कॉलोनी अलग होती है, यहां ध्यान रखिएगा आप। चौराहा कौन सा है? जैसे आपके यहाँ चौराहा है, यहां भी चौराहा है, सुनिए। चौराहा जो है स्क्वायर है, जबलपुर गए आप लोग कभी? फुहारा देखा? फुहारा है ना, कमानिया गेट, ये चौराहे हैं। चौराहे के बीचों बीच की जमीन बिक रही थी, नहीं लेना। कोई कॉलोनी वगैरह है तब उसका आगे आएगा। आगे
यदि घर देव मंदिर के समीप हो तो दुख देता है, चौक में ग्रह हो तो हानि, धूर्त के घर के पास हो, घर हो तो पुत्र मरण। धूर्त यानी वो माता वो द्यूत है, यहाँ धूर्त क्या रहे, मूर्ख। कोई मूर्ख व्यक्ति है, अड़ोसी पड़ोसी देख के मकान लो, कैसे पता चलेगा? सब पता चल जाता है। आपकी समस्या, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आ गया क्या? ठीक है फिर। और यदि मंत्री के घर के समीप होगा तो धन का विनाश होगा। जो मंत्री है राज्य का, तो इसलिए देखिए आप, जो बड़े बड़े मंत्री वगैरह होते हैं उनका अलग ही व्यवस्था रहती है, उनके आसपास रहना नहीं। ग्रह बनाने के बाद यदि किसी कार्य विशेष से अधिक भूमि लेने पड़े, आपने घर बना लिया, अब किसी कारण से अपन को भूमि लेना पड़ रही है, बिक रही है अड़ोस पड़ोस की, तो घर के दाईं और बाईं ओर एवं आगे की भूमि नहीं लेना चाहिए। घर के पीछे की ली हुई भूमि भयंकर कष्टदायी होती। मतलब पीछे की भूमि नहीं लें, तीन तरफ की भूमि लें। पीछे यानी पश्चिम, पीछे मतलब पश्चिम की भूमि कभी नहीं लेना चाहिए। आजू बाजू से मतलब अपन घर को पूर्वमुखी मान के चल रहे हैं, अब आप दक्षिण उत्तर की ले लो, और कहाँ की ले लो, आगे की ले लो, पीछे की मत लेना। इसको ध्यान रखना, यानी पूर्व दक्षिण और उत्तर की ले लो, पश्चिम की भूमि कोई बिक्री मत लेना। लेना भी हो तो जितने की भूमि हो उतना धन, और बिल्डिंग बनाने के लिए जितना धन लगेगा वो धन पहले अपने पास रखना, फिर लेना। और सुनिए, ऐसे स्थिति में घर बनाना भी पड़े कभी, जैसे पूर्व है या पश्चिम है, अपना ये घर था, ये पीछे की जो हॉल की जगह पर ने बाद में ली माना कि, तो आप पहले बना लो, दीवारें बाद में खोलना। नहीं आया? तो आप पहले बना लो, फिर बाद में इंटर। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा रिस्की काम है। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लॉट बिका पश्चिम मुखी, ये प्लॉट बिका है, आप इसमें बिल्डिंग बना लो, दीवारें बाद में खोलना। फिर बहुत कम लोग होते हैं जो पीछे का मतलब पश्चिम का जगह लेकर के बना पाए। पीछे मतलब पश्चिम दिशा की बात चल रही है, चाहे उत्तर मुखी हो, चाहे दक्षिण मुखी हो, चाहे पूर्व मुखी हो, पश्चिम की भूमि की बात चल रही है। घर के पीछे ली हुई भूमि भयंकर दुख देती, इसलिए भैया मत लो। जिस ग्रह में घर बनाते समय देव मंदिर, कुआं, बावड़ी, मठ, राजमहल, शमशान या पुराने मकान के पत्थर, ध्यान से सुनना, ईंट, चूना, लकड़ी आदि एक तिल मात्र भी लगा दिया जाएगा तो उस घर में गृहपति नहीं रह पाएगा। जैसे माना कि घर बना रहे हैं कोई, तो कोई मंदिर था पुराना, उसके अवशेष बचे थे, तो आपने अपने घर में लगा लिए, बच गया कुछ सामान मंदिर का, पुराना मंदिर तोड़ के नया बनाया, कुछ सामान बच गया तो आपने घर पे लगा लिया, नहीं चलेगा। जैसे कोई पुराने मंदिर की वेदी है, माना कि अपने मंदिर की कोई वेदी नई बनी, पुरानी वेदी अपन ने यथावत निकाल ली अच्छी, और आपने सोचा कि इसको पास में गांव है, वहां पर 2-4 घर हैं, इस वेदी को वहां लगा देते हैं, तो वहां पर पुजारी कम हो जाएंगे। और कुआं, बावड़ी, मठ
कुआं के, बावड़ी का, मठ के, राजमहल के, शमशान के, या पुराने किसी मकान के पत्थर ले ली अपन ने, ईंट ले ली वहां की, चूना या लकड़ी ले ली, वो सब अशुभ है। जैसे कि मंदिर, ये मंदिर अपना नया बना किसी कारण से, या कोई वेदी वगैरह, तो उसके गेट निकले लकड़ी के, तो अपन ने पीछे रख दिया, उसको अलग कर दिया। कोई सोच रहा है कि भाई क्या करें, तो कमेटी ने उसको बेच दिए, वो दरवाजे उसने अपने घर लगा लिए, वो अशुभ है। आ गया। इन सब चीजों पे महाराज ही बैठते हैं, तखत बन जाते ना इनके। इस मामले में अपने दिगंबर जैन समाज को एक शिक्षा लेना चाहिए कि श्वेतांबर समाज जो है वो साधुओं के आवास आदि की बहुत विशेष रुचि और ध्यान रखते हैं। बाहर से आए हुए यात्रियों की भी एक नंबर की व्यवस्था रखते हैं। अपने यहाँ इस चीज़ की कमी है। अपने यहाँ से मतलब जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में वो कहते हैं कर तो लेंगे, नहीं, अतिथि संविभाग नाम का आपका व्रत है, होना चाहिए पूरा। यदि पुराने मंदिर का पाषाण आदि नवीन मंदिर में लगाया जाएगा तो मंदिर शून्य रहेगा। जो पत्थर बच गया उसकी बात नहीं कर रहे, आप जो मंदिर बना रहे नया, उसका पत्थर बच गया, सीमेंट बच गई, वो कोई नहीं कह रहे। जो मंदिर अपन ने पुराना का पत्थर अलग करके नया पत्थर लगाया है, तो जो पुराना पत्थर है उसको नहीं लगाना। जिस ग्रह की पूर्व दिशा में पीपल का वृक्ष हो, घर की पूर्व दिशा में पीपल का, दक्षिण दिशा में अंजीर यानी पाकर का, पश्चिम दिशा में बड़ का वृक्ष हो और उत्तर दिशा में उदुम्बर यानी गूलर का वृक्ष हो, वे ग्रह निवास करने के लिए अशुभ फल देते हैं। बीच में मार्ग आ जाए तो कोई बात नहीं, बिनी बीच में मार्ग आ जाए तो कोई बात नहीं। अब किसी के द्वारे पर ही है तो भैया देश त्यागी ने दुर्जना। समझदार व्यक्ति विदुर जैसा होता है, विदुर जैसा। समझाओ, नहीं माने बोले अपन ही समझ जाओ। उनको पता था कि पांडव कौरव का युद्ध होगा, भाई दोनों तरफ से कोई ना कोई तो मरेगा, बोले अपने को मरना नहीं है, बोले निकलो। घर के समीप यदि कांटे वाले वृक्ष हों तो शत्रु का भय करने वाला होता है। घर के समीप यानी घर की बाउंड्री के अंदर बात चल रही है। ये पेड़ अगर रोड आदि के क्रॉस करके हैं तो कोई बात नहीं, एक घर क्रॉस करके है तो भी कोई बात नहीं, आपके घर पे ही है। ये आपका घर का द्वारा है, ये रोड है और यहीं पेड़ हो तब अशुभ है। बुद्धि भ्रष्ट बोलते ना, बुद्धि भ्रष्ट वैसे व्यक्ति हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनिए, बाकी आपका विवेक है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा कोई निर्देश नहीं है। आगे पहले सुन लीजिए। घर के समीप कांटे वाले वृक्ष, कांटे वाले यानी जिनमें केवल कांटे आते हों, जैसे गुलाब का पेड़ है उसमें कांटे भी है फूल भी है, चलेगा, ठीक है। अथवा कई लोग एलोवेरा लगाते हैं तो वो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसलिए चलेगा। लेकिन जैसे बबूल है जिनमें केवल कांटे कांटे हैं वो नहीं चलेंगे। तो झेलो, फिर कोई उपाय नहीं, फिर आप झेलो। घर का प्लॉट है आपका बाजू में, बाजू वाला प्लॉट खाली डला है, उसमें हो गए कांटे वाले पेड़, अपन के लिए तो अशुभ है ना। दूध वाले वृक्ष, जिन वृक्षों से दूध निकलता है, गाय का दूध नहीं, वृक्षों से भी दूध निकलता है, बिल्कुल और सही, बिल्कुल। और सुन तो लो, फल वाले वृक्ष संतान का और प्रजा का नाश करते हैं, फूल वाले वृक्ष भी अशुभ होते हैं।
घर पर आपको ऐसे वृक्ष लगाना चाहिए जो शोभा दें, बात खत्म। क्यों? कांटे वाले वृक्ष दुख देने वाले होते हैं, और जो फलदार वृक्ष होते हैं उसके पास से जब भी निकलो तो मन करता है कि एक तो तोड़ ही लो। जब अपन जंगल जाते हैं रोज, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है बीही का, ये प्रियांश के घर के इसी तरफ है ना, बहुत बड़ा पेड़ लगा बीही का, अच्छी पकी हुई बीही लगी उसमें। अभी बाहुबली कह रहा था अरे बीही तो पक गई है, खाना नहीं है, लेकिन चोरी के भाव हो गए। इसलिए फलदार वृक्ष लगाने से चोरी का भय रहता है, इसलिए फलदार वृक्ष नहीं होना चाहिए। नींबू आदि के वृक्ष घर पर, नींबू है, अमरूद है, कैता है, ये वृक्ष घर पे नहीं होना चाहिए हैं। आप छोटे पेड़ लगाओ। ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट आप लाए हो, वास्तु नहीं लाया। बिजौरा, अब सुनो कौन कौन से वृक्ष आपके लिए अशुभ हैं। बिजौरा, बड़ा नींबू, देखिए आपने शोभा के लिए लगाए हैं लेकिन अशुभ हैं, क्योंकि तिलोय परिणति में अच्छी बात लिखी है, जो ऊपर स्वर्ग में देव होते हैं 6 महीने बचने पर उनकी माला मुरझाने लगती है। वो अब अवधि ज्ञान से देखते मेरा क्या होगा, तो चारों गति को देखते हैं, तो उनको मालूम है कि हम देव नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, 2 गति हैं, तिर्यंच और। वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य नहीं बनूंगा, भले ही 1 इंद्री बन जाऊं, 1 इंद्री बन जाऊं, मनुष्य नहीं बनूंगा। क्यों? माँ के गर्भ में 9 महीने तक तो नहीं रहूंगा, मैं देव हूं स्वर्ग का। ऐसा सोच करके मिथ्या दृष्टि देव 1 इंद्री वृक्ष बनते हैं, और वो पुष्प जाति के वृक्ष बनते हैं। प्राय करके मंदिर के आसपास अधिक होते थे पहले, अब घर घर नर्सरी खुल गई है। इनका प्रयोग जो है पूजा आदि के लिए होता है। अभी आप कभी देखो, सुबह लोग वॉक करते हैं तो 10-15 फूल चुन लेते हैं, फिर जाकर के देवी जी आदि के मंदिर में चढ़ा देते हैं। उनका प्रयोग किस लिए होता है? मंदिर आदि के लिए, लेकिन आप शोभा के लिए रखे हो इसलिए अशुभ है। अब घर पे कौन सा पेड़ लगाएं? फिर ऐसे पेड़ लगाइए जो शोभा वाले हों। विद्या का पेड़ लगाइए, क्रिसमस ट्री लगा लीजिए, और लगा सकते हैं तुलसी का लगाओ आप, अशोक नहीं, बड़ा हो जाएगा। मीठी नीम, हाँ, मनी प्लांट लगाओ। ये पेड़ आप घर पे लगाओ। ये निषेध क्यों कर रहे हैं? घर के अंदर की बात चल रही है, ना कि घर के बाहर के गार्डन की। गार्डन की बात नहीं चल रही, गार्डन का सेक्शन अलग होता है, लेकिन फिर भी फलदार वृक्ष लगाओगे आपको भय तो रहेगा, चोरी का भय तो रहेगा, कोई आम तो नहीं तोड़ रहा, फिर परस्पर में क्लेश ही रहेगा। और ऐसा भाग्य रहा आपका कि पेड़ बड़ा हुआ तो जिस डाल में फल आ रहे वो पड़ोसी के यहाँ पहुंच गई, आपके यहाँ सूखी पहुंच गई, फिर क्लेश। ऐसा होता कि नहीं? बिजौरा, केला, अनार, नींबू, आक यानी अकौआ, इमली, बबूल, बेर और पीले फूल वाले वृक्ष घर में या घर के समीप हों। इन वृक्षों की जड़ घर में प्रवेश करती हो या इनकी लकड़ी घर बनाने के काम में ली गई हो या इन वृक्षों की छाया घर के ऊपर पड़ती हो तो वह कुल का नाश करती है। इनकी लकड़ी भी नहीं लेना अपने को, बबूल की लकड़ी मत लेना, इमली के पेड़ की लकड़ी मत लेना, लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। जैसे सागर के वो भैया है ना अपने, आपकी भाभी के बड़े भैया सिद्धार्थ, तो उनके यहाँ लकड़ी के गेट बनते हैं। चौराई का जो मंदिर बन रहा है उसके गेट अभी उनने बनाए हैं। उनने एक बात बोली, महाराज जी बोले अपने जैन समाज में कमी है, काम अच्छा चाहिए और सस्ता चाहिए, ये बहुत बड़ी कमी है। टेम्पररी नहीं देखते, परमानेंट नहीं देखते। जैसे चौखट लगी है, आप यहाँ पीछे देख के आओ, जो भी
काम चल रहा है अभी यहाँ पर, 3-4 कमरे बन रहे हैं जो, वहाँ जो प्राचीन लकड़ी है वो अभी तक ज्यों की त्यों है, 100 साल हो गए हैं उसको, सागौन लगी है। हाड़े बीडू के मंदिर गए थे हम लोग, हाड़े बीडू कर्नाटक में, वहाँ जो द्वार है उस पर जो लकड़ी लगी है वो 900 साल पुरानी लकड़ी लगी है और अभी तक ज्यों की त्यों है, शीशम की लकड़ी है वो। आप थे उस दिन कर्नाटक में, और लगभग 20 फीट का गेट है उसका, 20 फीट की एक पीस की लकड़ी इतनी चौड़ी। पहले के लोग अच्छा काम करते थे, व्यवस्थित करते थे, अभी के लोग सस्ता काम करते हैं, भले व्यवस्थित हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, माँ कुछ नहीं कर सकते, सब मिलता है, पैसा तो खर्च करो, ताजमहल आज भी बन सकता है, तुम पैसा तो रखो है। नहीं, पैसा सबके पास है, देना नहीं है। चलो अपन पूछते हैं, मनोज भैया आपके पास पैसा है कि नहीं पर्याप्त? है ना? 2-4 लाख रुपए खर्च कर सकते कि नहीं? करते क्या? बोलो। अरे ये तो बैठे तुम्हारे शिक्षक महोदय, ये बहुत पैसे वाले आदमी भाई। अम्मा तुम्हारे पास कम है क्या? बहुत है, लेकिन बताओ जी से निकलता का? सुनो जिन्नू भैया, व्यक्ति के जी से नहीं निकलता, ये कमी है। और निकलता भी है तो ऐसी जगह निकलता है क्योंकि नियम है, जो धन आपने ईमानदारी से कमाया है वो धर्म में लगेगा, जो आपने बेईमानी से कमाया है वो आपका अनीति में जाएगा। 5 लाख रुपए का आप इंटीरियर करा लोगे, बाथरूम बनवा लोगे जकूजी, लेकिन व्यक्ति 1100 रुपए की बोली नहीं ले पाएगा फूल माला की। पक्की पक्की बात है। सोने की चैन लेने के भाव तो हो जाते हैं, लेकिन जिन काम से चैन मिलता है वो भाव नहीं होते करने के। इसलिए श्रेष्ठ ये है कि लाज जाओ, धरज जाओ, मरज जाओ वाला काम मत करो। परिवर्तन हो पर जाएगा, इसके पहले उपयोग कर लो। चाहे आप दयावृत्ति में करो, अनुकंपा में करो, संवेग भाव में करो। आगे चले तो इनकी न लकड़ी प्रयोग करना, न ये वृक्ष घर पे हो, न इनकी छाया घर पे आए। आग्नेय आदि दिशाओं में क्रमशः दूध वाले वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष, कांटे के वृक्ष और फल वाले वृक्ष हो तो अशुभ होता है। क्रम क्रम से लेना। आग्नेय में कौन सा वृक्ष ना हो? दूध वाला वृक्ष ना हो। नैऋत्य में कदम्ब, वायव्य में कांटे वाले और फल वाले वृक्ष ईशान कोण में ना हो। ईशान कोण में आपको बनाना है तो आप ऐसा करो, छोटे छोटे पेड़ लगाओ, है ना, छोटे पेड़ लगाओ। किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो किचन का हिस्सा वो आग्नेय का है, वहां आपने वनस्पति और पानी की व्यवस्था कर दी है। ये उठा के आप ईशान में लेके जाइए। ईशान कोण में प्राय करके आपका जंगला या फिर खाली स्थान हो तो श्रेष्ठ है। कोई भी घर आप 100% वास्तु से नहीं बना सकते हो। 10-15% चलता है, 75% नहीं चलता। कहां पहुंच गए? ठीक है। यदि ग्रह के पूर्व में दूध वाले वृक्ष, पूर्व यानी सामने, दक्षिण में मटिया मंदिर हो, पश्चिम में जल के वृक्ष हो, जल के वृक्ष यानी कमल और सिंघाड़े, और उत्तर में खाई हो, खाई यानी खाली जगह हो, तो शत्रु का भय होता है। कलह, नेत्र रोग, व्याधि, शोक आदि की वृद्धि होगी और धन का भी नाश होगा। अर्थात घर के पूरे ने सामने कोई भी वृक्ष ऐसा ना हो जिसमें दूध निकलता हो। घर के दक्षिण में मटिया मंदिर ना हो, घर के दक्षिण में। पश्चिम में
रोड हटा दे रहे, चलो लो खुश। आसपास है ना, बगल की पश्चिम में तालाब वगैरह से, तालाब है बहुत बड़ा, घर के पीछे उसमें बढ़िया कमल आदि के पेड़ लगे हुए हैं। फिर लोग तोड़ने आएंगे उसको और तुम्हारे घर के अंदर भी आएंगे। अथवा वहां का पानी जो है आपके घर की नींव को कमजोर करेगा। आगे चलें। गन्ना नाला नहीं होना चाहिए। लोग सस्ती जमीन देख के ले लेते हैं, ये कमी है अपने यहाँ। फिर भुगतो जीवन भर, अथवा आपका पुण्य तेज है फिर आपके वंशज भुगतेंगे। और घर के उत्तर दिशा में खाई हो, खाली जगह है, खाई गड्ढा खुदा है, बिल्कुल गलत है। गन्ना, द्राक्ष ने द्राक्ष, अंगूर, अगस्त, कनेर, जाई, तगर, सेवती यानी गुलाब तथा और भी कोई भी दूसरे देव वृक्ष घर के आंगन में लगाना अशुभ है। आपके घर पे ऐसे वृक्ष नहीं होना चाहिए, खासकर आंगन में। खजूर, दाड़िम, दाड़िम बोले तो अनार, केला, बेर, बोर, केतकी, नींबू, पीपल, गन्ना, गूलर, गूलर यानी उदुम्बर फल, पीपली, बड़, आम, खैर, कनेर और सेवती यानी गुलाब का नाम संस्कृत में क्या है? जो भारतीय गुलाब हैं उसमें से खुशबू आती है, सुंदर तो इतने नहीं लगते, कमजोर होते हैं, लेकिन विदेशी गुलाब होते हैं वो सुंदर लगते हैं लेकिन खुशबू नहीं आती। और इनमें बहुत हिंसा होती है भैया, कभी इसकी खेती मत करना, कभी खेती मत करना, बहुत हिंसा होती है। धन तो कमा लेता है व्यक्ति लेकिन बहुत हिंसा होती है। हाँ, फूल की खेती की है इसलिए बता रहे हैं आपको। गुलाब के फूल की खेती 2 एकड़ में 2 लीटर तेल निकलता है। 1 लीटर तेल उस समय 1.5 लाख रुपए का बिकता था, आज से 15 साल पहले। लेकिन इतने जीवों की हिंसा होती है कि गांव तो बहुत छोटी बात हो गई, आपने पूरा राज्य का राज्य जला दिया हो, इसलिए मत करना। सेवती ने गुलाब आदि के वृक्ष जिस घर में होते हैं उस गृहपति को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विकल्प रहेंगे। आप ऐसे काम मत कीजिए। इस प्रकार यहां पर अपना अशुभ ग्रह का विचार हुआ। अब आय, गण, वर्ग और नाड़ी की भी अशुभता बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा विषय जो है वो ज्योतिष का है, वो आपको ज्योतिष में बताएंगे। अगर कुंडली बनाना सिखाई तो नहीं, पुष्प वाले आप घर पे नहीं लगा सकते। अब आसपास के लिए क्या कर सकते हैं आप? गलती किसी और की तो भुगतेंगे अपन, और क्या है? अड़ोसी पड़ोसी से क्या मतलब हमको, हम तो अपने घर से मतलब है। लगाते हैं, आलू खाते हैं, खाना नहीं चाहिए। लगाते हैं, लगाना नहीं चाहिए। ग्रह बनाते समय वैश्यजन, वैश्य यानी व्यापार करने वाले, धूम्र आय अगर घर की देते हैं तो उसमें निवास करने वाले को सदा शोक संताप बना रहेगा। यानी धूम्र आय घर के लिए निषेध है। जब अपने आय का प्रकरण पढ़ा है ना, वहां पर निषेध करके लिख देना कि धूम्र आय घर के लिए अशुभ है। किसके घर के लिए? वैश्यों के लिए। यदि स्वान आय देते हैं तो काय क्लेश रहेगा, पीड़ा रहेगी शरीर में हमेशा। कभी किसी को लगता अपने घर की आय तो देख लो भैया, घर के अंदर की आय तो देख सकते हो आप, बड़ा इंची टेप, बड़ा मीटर लेकर के। यदि स्वान, अच्छा हो गया, यदि खर आय दी जाती है तो स्त्री का मरण, और यदि ध्वांश आय दी जाती है तो गृहपति का मरण। अब ऐसा कोई नहीं करना, स्त्री का मरण कराना हो तो खर आय दे दो। भाई स्त्री लिखा है उसमें तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी पुत्री भी है। ये अर्थात अपन को धूम्र आय, स्वान आय, खर आय
और ध्वांस आय यानी 2, 4, 8, 6, 8 ये आय घर की कभी नहीं देना चाहिए। यदि पहली मंजिल में सिंह आय दी जाती गई है और ऊपर की मंजिल में बृष आय या गज आय दे दी जाएगी तो निश्चय गृह स्वामी का मरण होगा। 3 फ्लोर है, पहला फ्लोर यानी यहां पर ग्राउंड फ्लोर लेना, 1 मंजिल का मकान यानी ग्राउंड फ्लोर। वास्तु में यहां पर 1 मंजिल यानी, तो यहां कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में आपने सिंह आय दे दी है, उसके ऊपर वृक्ष या फिर गज आय दे दी है, अशुभ है। इसी प्रकार यदि किसी भी आय के ऊपर वृक्ष आय दी जाएगी तो ग्रह की हानि होगी। ऊपर वृक्ष आय मत दो, नीचे वृक्ष आय दो, ऊपर आप सिंह आय आदि दो। सबसे श्रेष्ठ है ध्वज आय दो फ्री। ग्रह का या ग्रहपति का परस्पर में देवगण या राक्षस गण होगा तो ग्रह स्वामी निरंतर क्लेश में होगा। जब कुंडली बनाते हैं तब उसमें ये सब देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण देखे जाते हैं। ग्रह और ग्रहपति का परस्पर यदि मनुष्य गण और राक्षस गण होगा तो भी मृत्यु का कारण होगा। यदि ग्रह की और ग्रहपति की राशि परस्पर में 2 और 12 हो, अर्थात एक की राशि मेष और दूसरे की वृष हो, सिंह और कन्या हो, यानी दोनों के बीच में 10 का अंतर हो। अभी आपको भी समझ में नहीं आएगा, कुंडली का विषय है, तो भी अशुभ है। इसी प्रकार यहां पर पूरा कुंडली का विषय दिया हुआ है, ये भी आपके योग्य नहीं है, इसको छोड़ के आगे चलते हैं। ठीक है, ये आगे जितना वर्णन है पूरा ज्योतिष का वर्णन है, इसको अपन कभी पढ़ेंगे, ज्योतिष तो बताएंगे, इतना जरूरी नहीं है, आपके लिए काम चल जाएगा। विद्या का दुरुपयोग जल्दी होता है सोनू भैया, इसलिए डर लगता है। सिखाने में कोई विकल्प नहीं, सहसागर जी सिखा देंगे, लेकिन फिर बताने में, बनाने में फिर डर लगता है कहीं व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना कर ले। खैर हम सिखाएंगे उतना ही जितना जरूरी है। क्या बोलते हैं अपन उसको, वो एक पेंच फंसा के रखना चाहिए, एक पेंच फंसा के रखना चाहिए ताकि व्यक्ति स्वच्छंद ना हो पाए। गुरु इसलिए विद्या देते हैं, पूरी विद्या नहीं देते। द्रोणाचार्य ने गलती करी अर्जुन को पूरी विद्या देके। एक विद्या अपने पास रखना चाहिए, शिष्य में भी नहीं। शिष्य ज्ञानी होता है तो गुरु को लोभ आ जाता है कि चलो ज्ञानी है, समझदार, इसको सब दे दो, सब मत दो, कुछ बचा के रखो, जब तुम जाने लगो तब वो देना, पूरी मत दे देना। इस प्रकार यहां समझना। अब अपन तिर्यंच आदि जो घर पर गमन करते हैं अपने, उसका शुभ अशुभ का वर्णन भी आएगा। ऐसा लग रहा तो निमित्त साथ चल रहा, ज्योतिष तो चल ही नहीं रहा, वास्तु चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं घबराओ आप। अब आपका ये प्रश्न नंबर 69 से केवल जो आपकी इच्छा है, किचन कैसा हो, कहाँ हो, ये सब आएगा। ठीक है, इसको अपन वहां आगे पढ़ेंगे। यहां अभी अपन ये देखते हैं आज कि पक्षी आदि के निमित्त से अपन कैसे जान सकते कि ये शुभ अशुभ क्या है। मानव समाज का प्रत्येक शुभ अशुभ पूर्व संकेत बिना नहीं होता। जो भी अपने साथ होता है उसमें कुछ ना कुछ संकेत मिलता है, अपन समझ नहीं पाते। जैसे सूर्य चंद्रमा एक साथ दिखे, मतलब झगड़ा होने की संभावना, उस दिन शांत रहना प्रारंभ कर दो। उल्लू आदि दिख जाए, अशुभ है, शांत रहना प्रारंभ कर दो, अशुभ है। वहीं घूमते रहते क्या आपकी कॉलोनी में? मंदिर में अपने ऊपर आ जाते अंदर। नहीं भैया, हमने देखा नहीं, हम देखते भी नहीं। हाँ, भाग जाते हैं।
देखिए सुनिए, आ जाएगा आपको भी। यह युक्ति अक्षरशः सत्य है कि मनुष्य के साथ जो शुभ अशुभ हो रहा है वो आपको मालूम चलता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट ले और उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ काटी है तो शुभ है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ तरफ काटी तो अशुभ है। कोई आपके मुख पे सामने छींक रहा है, सामने मतलब मुंह पे, मतलब ऐसा मुंह पे नहीं छींका, सामने, तो आप जो सोच रहे हो वो कार्य शुभ होगा, और पीछे छींका है तो अशुभ होगा। ठीक है। और भी ऐसे अनेकों निमित्त मिलते हैं। हम लोग एक बार पेपर देने जा रहे थे, बीबीए के पहले सेमेस्टर की बात है। हमने गाड़ी निकाली और 3 दोस्त बैठे थे, बिल्ली रास्ता काट गई। हमने 9 बार नमोकार पढ़ा, अपन तो चल दिए। हमने टॉप किया, जो बीच में बैठा था उसका एक सब्जेक्ट रुक गया। अब वो कोसता हमको, बोले तेरे से कहा था ना उस दिन मत चला गाड़ी। अरे हमने कहा शुभ हुआ है तेरे साथ भी। बोले क्या शुभ हुआ है? हमने कहा चलते हैं। कॉलेज में जाके पूछा हम लोगों ने, सर ऐसी ऐसी बात है, इसके 70% बने हुए हैं, एक सब्जेक्ट बैक कैसे हो गया? ये पढ़ने लिखने वालों में से ही है। मैंने कहा हमारा होता तो हम मान लेते, इसका कैसे रुक गया? सर बोले कि जिसके 60% के ऊपर आते हैं, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का उस समय रूल था कि जिसके 60% के ऊपर आते हैं, एक सब्जेक्ट अगर बैक है तो वो पास माना जाता था। तो हमने उनको दिखाया, सर ये तो क्लॉज आपके ही यहाँ है। सर ने बताया कि तुम एक क्लॉज लगा दो, तो हमने लगा दिया। वो लड़का तो पास हो गया, उसके बाद फिर वो क्लॉज अलग कर दिया गया। मैंने कहा देख, फेल होने के बाद भी अच्छा हुआ कि नहीं, तू पास हो गया। ऐसा आत्मदृष्टा योगी एवं ऋषि मुनियों को सहज स्वाभाविक रूप से ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। चौके में पड़कते मालूम चल जाता है कि आज लफड़ा है। 100% आप लोगों को भी आभास हो जाता है कि आज तो खाली जाएगा, आज भरा जाएगा, ऐसा लग जाता है। विशुद्धि आती तो कहीं जैसे प्रवेश कर रहे हैं और आपको हाथी दिख जाए, घोड़ा दिख जाए, बैल दिख जाए, बहुत शुभ है। जब हम लोग छपारा से आ रहे थे तो 2 बैल लड़ पड़े थे, ठीक है ना, लेकिन हमको हानि कुछ नहीं हुई। जितने लोग हमारे साथ थे किसी को हानि नहीं हुई। हम समझ गए क्या होगा। अनेक पुण्यात्माओं को भी यह आभास सहज ही हो जाता है। प्रायः सामान्य जीव भी प्रकृति परिवर्तन एवं पशु पक्षियों के निमित्त से भावी घटनाओं का अनुमान कर लेते हैं। टिटिया पक्षी ना ट्र ट्र करता है जो गर्मी के मौसम में, ऐसा टटई पक्षी ऐसा होता है, वो घोंसला नहीं बनाता, वो प्रजनन जो है गर्मी में करता है। तो जो खेत होते हैं, खेतों के बीच में वो अंडा कर देता है, मिट्टी के बीच में, है ना। तो पानी कब गिरेगा कैसे मालूम करेंगे? तो जब वो टटई पक्षी अपने अंडे फोड़ने लगे, यानी बच्चों को निकालने लगे, मतलब अब पानी गिर जाएगा। टेसू के वृक्ष से अगर फूल झरने लगे तो गर्मी आने वाली है, फूल झर जाए मतलब गर्मी आ गई। चींटियां अंडे लेकर के बड़ी गति से गमन कर रही हो यहाँ वहां, मतलब पानी गिरने वाला है। इस प्रकार से निमित्त शास्त्र भी जाना जाता है। पश्चिम दिशा से हवा बहना बंद हो जाए यानी गर्मी चालू होगी। पशु पक्षियों के समान रूप से बोलना, प्रवेश करना या घर आदि पर गिरना शुभ अशुभ का सूचक नहीं है। समान रूप से कोई गिर गया है, मर गया, किसी की आयु पूरी हो गई तो, किंतु जब ये प्रक्रिया अनायास अथवा बार बार होती है, बार बार आपके घर पे उल्लू मरे मिले, कुछ अशुभ है, तभी अशुभ की सूचना होती है। यह पृथक बात है कि भोगासक्त मानव मन और उन संवेगात्मक संकेतों को नहीं समझ पाते। व्यक्ति समझता नहीं है, अपने में लगा है तो समझ नहीं पाता। जैसे पहला दृष्टांत अपन देख लेते हैं, फिर आगे अपन कल देखेंगे। भवन की छत पर, आपका जो घर है उसकी छत पर झरोके में, झरोका यानी जो ये निकले रहते हैं ना झरोके, जंगले, द्वारों पर या दीवालों पर यदि अचानक टिटिया या मधुमक्खियां आकर गिरती हैं, मतलब अचानक वहां ये आकर गिर गए हैं, तो भय, शोक, कलह, जन हानि, तुल्य कष्ट एवं बंधु वियोग होने की संभावना है। टटिया पक्षी, ये टिड्डियां लिखा है यहां पर,
टिड्डी समझते, टिड्डी, अभी टिड्डी आक्रमण हुआ था एमपी में, वो वाले टिड्डी है ना, वो टिड्डियां मधुमक्खी आकर अचानक गिरती हैं, अचानक गिरने लगे वहां पर, तो आपके लिए अशुभ है। इस प्रकार अपन कल और आगे देखेंगे कि पक्षियों के द्वारा भी क्या शुभ अशुभ होता है। ये तो बन चुके मकान, उस पर भी आप लगा सकते हो विषय, यद्यपि इन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ज्ञान का विषय है। वास्तु तो ईमानदारी से 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन का ईमानदारी से कोर्स है। आप किसी को पढ़ाओगे 10 दिन में पढ़ा दोगे अब, लेकिन जो विषय यहाँ चल रहा है ये अपने ज्ञान में रखना चाहिए। इस प्रकार समझना, ये पक्षी आदि पतन के द्वारा शुभ अशुभ अपन जानने के बाद अपन अब ये देखेंगे कि शुभ संकेत क्या होते हैं, और अब चालू होगा आपका मार्ग वेद, दृष्टि वेद, कौन कौन सी स्थान पर क्या क्या बनाना चाहिए, रसोई घर कहाँ होना चाहिए, इस सब अपन को आगे प्रारंभ होगा। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर आपको ज्योतिष पढ़ाएंगे तो आपको आनंद आएगा। भगवान महावीर स्वामी की